हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 एंड 6 डिस्कस किया था। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 7, 8, 9, 10 एंड आर्टिकल 11। ओके, आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 किसकी बात करता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों की, ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया है। ठीक है, इंडिया से जिन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया है, उनका क्या? नॉट with standing anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India. आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 को ओवरराइड करता है। मीन्स अगर आर्टिकल 5 एंड 6 के अंदर किसी को सिटीजनशिप दी गई है और आर्टिकल 7 के अंदर उसे सिटीजनशिप नहीं दी गई है, तो आर्टिकल 7 को पहले माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद में अगर किसी ने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, बट इसकी एक सेकंड कंडीशन भी है। इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद में इंडिया से जिन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया है, अगर वो पाकिस्तान से वापस से आफ्टर 1 मार्च 1947 को इंडिया माइग्रेट करते हैं तो उन्हें कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पर इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 7 में बताया गया है। सॉरी, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान has returned to the territory of India under a permit of resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purposes of clauses B of Article 6, be deemed to have migrated to territory of India after 19th day of July 1948. ठीक है, क्या कहता है ये कि सिटीजनशिप किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और वापस से आफ्टर 1 मार्च 1947 इन्होंने इंडिया माइग्रेट किया है, उन्हें किन शर्तों पर इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? अगर वो रीसेटलमेंट के पर्पज़ से वापस इंडिया आए हैं या परमानेंट रिटर्न के पर्पज़ से वापस इंडिया आए हैं। ठीक है, एंड आर्टिकल 6 में क्लॉज बी में जो कंडीशन दी गई हैं, अगर वो उनको पूरा करता है तो भी उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में अपने आर्टिकल 6 में समझाया है, आप वहाँ कंडीशंस देख लीजिए। ओके, आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 किन की बात करता है? आर्टिकल 8 उनकी बात करता है जो कि इंडिया में जिनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जिनका जन्म तो इंडिया में हुआ है लेकिन आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, किन कंडीशंस में उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? वो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है ही पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो वह या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। ठीक है, इस कंडीशन में उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। सेकंड कंडीशन है जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ के डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने उसे एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड किया हो। इस कंडीशन में उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, ये कंडीशंस हैं जिनमें आउटसाइड इंडिया अगर कोई रह रहा है, अब्रॉड रह रहा है, तो उसे कब इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? ठीक है, इन 2 कंडीशंस में उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर्सन्स voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि वो पर्सन्स जिन्होंने वॉलंटरीली एक्वायर की है सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, वो क्या होंगे? इंडिया के सिटीजन्स नहीं होंगे। बिफोर कमेंसमेंट वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, बिफोर कमिटमेंट मीन्स 26 जन 1950 से पहले जिन्होंने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है, वो क्या है?
भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंदर नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 किसकी बात करता है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप मीन्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के कंटिन्यूएंस रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए मीन्स आपको जो अधिकार राइट्स जो मिले थे आर्टिकल 5, 6, 8 के अंदर सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के, उनको कंटिन्यू रखने की बात करता है। ठीक है, ये एवरी पर्सन हु इज़ or is deemed to be citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that made by Parliament, continue to be such citizen। ठीक है, क्या कहता है ये कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए आपको, आप एक्वायर तो हो गए हैं, ठीक है, आपका राइट तो कंटिन्यू हो गया है, बट ये सब्जेक्ट होगा तब जब पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, ठीक है, उस पर। ठीक है, तो आर्टिकल 10 बताता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ मीन्स पार्लियामेंट टू रेगुलेट। ठीक है, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, सिटीजनशिप के अधिकारों को क्या कहता है देखिए, Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the powers of Parliament to make any provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास आफ्टर कमिटमेंट मीन्स, जब हम आफ्टर कमिटमेंट बोलते हैं मीन्स 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह सिटीजन्स के मैटर पर लॉ बना सके। ठीक है, पार्लियामेंट को वहाँ पावर दे दी गई कि वह सिटीजन्स के मैटर्स पर लॉ बना सकता है। ठीक है, सेकेंड पावर उसके पास ये भी है कि आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 8 में जिन्हें ऑलरेडी सिटीजन्स के सिटीजनशिप के लिए राइट मिल चुके हैं, पार्लियामेंट के पास उसके बाद ये पावर है कि वह उसको रिस्ट्रिक्ट या रिवॉक कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 11 क्या बताता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।